मूवी की शुरुआत में एक जेल को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ होता है जो जंजीरों से झगड़ा हुआ रहता है। कुछ देर बाद वहाँ सिपाही आते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर बालकनी की तरफ ले जाते हैं, जिस बालकनी के नीचे बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई रहती है और चिल्ला रही होती है गुस्से में कि उसे मार डालो, वो कातिल है, उसे जिंदा मत छोड़ो। कुछ देर बाद जज उसे मौत की सज़ा सुनाता है जिसमें 2 दिन के बाद उसके हाथ पैर तोड़कर उसे फांसी दिया जाएगा। यह सुनकर वहाँ की पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। कौन है ये लड़का और इसे इतनी सख्त सज़ा क्यों मिली है, ये जानने के लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कुछ साल पहले पेरिस के एक शहर में फिश मार्केट होती है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत काम करते हुए दिखाई देती है। उसी वक्त उसे पेन होता है और एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को वो औरत लात मारकर कचरे की तरफ ढकल देती है। दरअसल उस औरत को पहले भी 4 संतानें होती हैं जो मरी हुई होती हैं। इसे भी मरी हुई समझकर वो कचरे की तरफ ढकल देती है और वहाँ से चले जाती है, लेकिन ये बच्चा जिंदा रहता है और वहाँ की जो मछलियों की स्मेल है वो सुनकर बच्चा रोने लगता है और उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ भीड़ जम जाती है। और जब उन्हें यह पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया है तो उस औरत को पकड़ के लाते हैं और फांसी की सज़ा दे देते हैं और इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। और वहाँ अनाथ आश्रम में बाकी के जो बच्चे हैं वो इनसिक्योर महसूस करते हैं इस बच्चे से और इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मैडम गिलाड आती है जो उस आश्रम की बड़ी होती है। वो उन्हें मार के हकाल देती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है। ये बच्चा वही है जो मूवी की शुरुआत में जिसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है और जैसे जैसे ये बड़ा होते रहता है उसके सूंघने की शक्ति भी और तेज़ होती रहती है। इसी खूबी के कारण बाकी के बच्चे इससे बात नहीं करते थे और ये बच्चों के साथ होते हुए भी अकेला रहता था। वो और बड़ा हो जाता है और उसके सूंघने की शक्ति भी और बढ़ जाती है। वो दूर की चीज़ों को भी सूंघ कर पहचान सकता था। अब जबकि वो 13 साल का हो चुका है, उस आश्रम में रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो उस आश्रम की मैडम एक चमड़े के व्यापारी के पास उसे ले जाकर उसे बेच देती है और जैसे ही वो उसे बेचकर वहाँ से निकल जाती है, बीच में लुटेरे मिलकर उसे लूट लेते हैं और उस मैडम को वहीं मार देते हैं। और इधर उसका वक्त ज़्यादातर जानवरों की खाल निकालने में ही गुजरता है। वो 16 से 18 घंटे काम करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और वो बड़ा हो जाता है। एक दिन उसका मालिक सामान की डिलीवरी करने के लिए उसे शहर भेजता है, जहाँ वो शहर के गलियों से गुजरता हुआ अलग अलग चीज़ों की खुशबू सूंघते रहता है और वो सामान की डिलीवरी करके जब वापस लौटते रहता है और एक अजीब किस्म की खुशबू आती है और वो उस खुशबू को सूंघते हुए महसूस करते हुए एक परफ्यूम की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाता है और वहाँ के रखे हुए अलग अलग तरह की खुशबुओं का आनंद लेता है। तभी उसको एक नई खुशबू का एहसास होता है, जिस खुशबू को वो सूंघते हुए वो आगे निकलता है और वो देखता है ये खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की के जिस्म से आ रही है जो बहुत खूबसूरत है। तो वो उस लड़की का पीछा करता है और उसके जिस्म की खुशबू का वो दीवाना हो जाता है और कुछ ही देर में वो लड़की जान जाती है कि ये उसका पीछा कर रहा है। तो वो पलटकर पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई फल चाहिए? और ये कुछ जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसकी खुशबू को सूंघने लगता है और वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये उस लड़की की खुशबू को सूंघते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। चुपके से उसके पीछे खड़े होकर उसकी खुशबू सूंघते रहता है। वो एकदम से डर जाती है और चिल्लाती है। इतने में वहाँ से कुछ लोग गुजरते रहते हैं और ये भी डर जाता है और उस लड़की को चुप कराने के लिए वो उसका मुंह बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब लोग चले जाते हैं तब वो उसके मुंह से हाथ निकाल लेता है, लेकिन इतनी देर में उस लड़की मर जाती है और उसके जिस्म की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता चले जाती है। वो परेशान हो जाता है कि इसकी खुशबू कहाँ गई और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि पेरिस में बहुत सारे परफ्यूम्स की शॉप्स होती हैं और उनमें से एक शख्स होता है जिसका नाम है बाल्डिनी। वो एक ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन आजकल उसका धंधा नहीं चलता क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन हो जाता है। और उस वक्त में एक परफ्यूम था जिसका नाम अमोर एंड साइकी, वो बहुत ट्रेंड करते रहता है। तो वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन बना नहीं पाता। और अगले सीन में जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी करने बाल्डिनी के घर जाता है और वहाँ अमोर एंड साइकी की खुशबू सुनकर जॉन बाल्डिनी से कहता है कि मैं भी इसी तरह की खुशबू का परफ्यूम बना सकता हूँ। और बाल्डिनी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, लेकिन उसे एक मौका देता है और जॉन उसे घर में रखे हुए ऑयल बॉटल्स को लेकर मिक्सिंग करके सेम अमोर एंड साइकी की परफ्यूम बना लेता है। और बाल्डिनी उस खुशबू को सुनकर
उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जॉन फिर कहता है ये सही परफ्यूम नहीं है, मैं इससे भी बेहतर परफ्यूम बना सकता हूँ। जॉन फिर से कुछ ऑयल बोतलों को लेकर उसे मिक्सिंग कर कर एक परफ्यूम बनाता है और बाल्डिनी को देता है। लेकिन बाल्डिनी उस परफ्यूम की खुशबू को उस वक्त चेक नहीं करता है और जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जॉन जाते जाते उसके लिए नौकरी मांगता है तो बाल्डिनी कहता है कि उससे मैं सोच के बताऊंगा। और जैसे ही जॉन वहाँ से चले जाता है तो बाल्डिनी उस परफ्यूम की खुशबू को खोलकर चेक करता है। वो खुशबू को सुनकर उसे जन्नत का एहसास होता है और उसकी गर्लफ्रेंड याद आती है। और ये परफ्यूम अमोरेंट साइकी से भी बेस्ट परफ्यूम होती है। अगले दिन ही बाल्डिनी जॉन के मालिक के पास जाकर उसे पैसे देकर जॉन को अपने घर ले आता है और उसी दिन ही उसका पुराना मालिक शराब के नशे में पानी में गिरकर मर जाता है। जॉन के बाल्डिनी के पास आ जाने की वजह से बाल्डिनी के परफ्यूम सारे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं और बाल्डिनी का बिजनेस फिर से दौड़ने लगता है। अगले सीन में बाल्डिनी जॉन को परफ्यूम बनाने का सही फार्मूला बताता है और वो बताता है कि ऑयल्स को किस तरह से मिक्स किया जाता है और मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। वो कहता है हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, बेस, हार्ट और हेड, और हर एक सेट के 4 बॉटल होते हैं और इस हिसाब से 3 सेट के 12 बॉटल होते हैं। अगर तुम इन 12 अलग अलग तरह की खुशबुओं को मिलाकर 13वीं खुशबू अगर तुम बना लोगे तो वो दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बन जाएगा। और ये बात जॉन के दिमाग में घुस जाती है। अगले सीन में जॉन बाल्डिनी से पूछता है कि हम खुशबू को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी स्टोर करके रख सकते हैं, और ये सिखाने के लिए बाल्डिनी से कहता है और ये वादा करता है कि मैं दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाऊंगा। तब बाल्डिनी 10,000 गुलाब के फूलों को मंगवाता है और उसकी डिज़ाइन की हुई एक मशीन में डालकर उसे डिस्टिल कर कर 1 औंस ऑयल किस तरह से निकाला जाता है उसे बताता है। एक रात बाल्डिनी सोते रहता है और उतने में उसे कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती है। वो नींद में से उठकर अपने लैब की तरफ दौड़ता है और वहाँ वो देखता है सारा सामान बिखरा हुआ होता है और जॉन वहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ होता है। तब जॉन बाल्डिनी के पूछने पे कहता है कि तुमने मुझे गलत सिखाया क्योंकि मैंने ग्लास, कॉपर और आयरन पे इस फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें कोई खुशबू प्रिजर्व नहीं हुई है। और बाल्डिनी हैरान हो जाता है और तब उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसकी बिल्ली मरी हुई उसके मशीन में पाई जाती है। दरअसल जॉन समझता है कि वो किसी भी खुशबू को प्रिजर्व करके रख सकता है, लेकिन वो गलत होता है। जब उसे बात पता चलती है तो बेहोश होकर गिर जाता है और कई दिन के बाद उठता है। जब वो उठता है तो उससे पहला सवाल यही पूछता है, क्या खुशबू प्रिजर्व करने का बस यही एक तरीका है या कोई दूसरा भी रास्ता है? तब बाल्डिनी कहता है कि हाँ, दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो सीखने के लिए तुम्हें ग्रास शहर जाना पड़ेगा। और बाल्डिनी जॉन को ग्रास शहर भेजने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और उसके बदले जॉन से वो 1000 परफ्यूम के फार्मूलों को लिख लेता है। इसके बाद जॉन वहाँ से निकल जाता है ग्रास शहर के लिए। जैसे ही जॉन बाल्डिनी को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, उस रात पेरिस में भूकंप आता है जिसमें बाल्डिनी की बिल्डिंग गिर जाती है, जिसके कारण बाल्डिनी की भी मौत हो जाती है। और जॉन को ग्रास जाते हुए पहली बार आज़ादी का एहसास होता है और वो बहुत खुश रहता है। ग्रास जाते हुए उसे 2 रास्ते मिलते हैं, एक शहर का रास्ता, एक पहाड़ का रास्ता। लेकिन वो पहाड़ों के रास्ते को चुनता है और वो आगे बढ़ता है और उसे रास्ते में एक गुफा मिलती है जहाँ पर वो आराम के लिए रुक जाता है और कई दिन वो वहीं रुक जाता है। एक दिन वो अपने ख्वाब में वो फल वाली लड़की को देखता है जिसकी खुशबू से वो दीवाना हो गया था। फिर वो नींद में से उठता है। जब अपने बदन को सूंघ के देखता है तो कोई खुशबू नहीं रहती और उतने में वहाँ तेज़ बारिश हो रही होती है जिसमें वो जाके नहा लेता है। नहाने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है ग्रास के लिए, लेकिन रास्ते में उसे फिर वही खुशबू आती है जो फलों बेचने वाली लड़की से आती थी। दरअसल ये खुशबू एक बग्गी में जाने वाली खूबसूरत लड़की से आ रही होती है और जॉन उस बग्गी के पीछे भागते भागते ग्रास शहर में इंटर हो जाता है और वो लड़की के पीछा करते करते एक महल में दाखिल होता है जो उस शहर का अमीर इंसान रहता है जिसका नाम रिचिस है। और वो खूबसूरत लड़की इसी की बेटी होती है जिसका नाम है लौरा। ग्रास में जॉन एक मैडम के अंडर काम करता है और उस मैडम का पति उस काम को देख रेख करता है और जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है। और पहला तरीका वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पे इस्तेमाल करता है, जिसमें वो उस लड़की के डेड बॉडी को एक बड़े से टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। लेकिन उसका ये पहला तरीका फेल हो जाता है और दूसरे तरीके के लिए वो एक कॉल गर्ल को चुनता है जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पे लेप लगाकर करता है। जॉन उसे मारकर उसके बाल निकाल देता है
और उसके डेड बॉडी को कपड़े में लेप लगाकर लपेट देता है। फिर इस कपड़े से चर्बी को निकालकर बाल्दी सिखाए हुए तरीके से खुशबू को निकालने में जॉन कामयाब हो जाता है। अगले दिन जॉन उस खुशबू को चेक करने के लिए कालकर के कुत्ते के पास जाता है और एक ड्रॉप खुशबू को अपने हाथ पे डालकर उसके सामने ठहरता है। वो कुत्ता अपने मालकिन की खुशबू को पहचान कर जॉन की तरफ भाग के आता है और जॉन के हाथ को चाटने लगता है। तभी जॉन समझ जाता है कि उसका फार्मूला कामयाब हो गया है। अब वो बाल्डेनी के बताए हुए 13 बॉटल का सेट तैयार करता है, यानी कि हर एक बॉटल के लिए एक लड़की का कत्ल। एक दिन लौरा के बर्थडे पार्टी पर जॉन चुपके से महल में जाता है और लौरा को ख़त्म करने ही वाला रहता है, लेकिन लौरा वहाँ से बचकर निकल जाती है। लेकिन उसी पार्टी में आए 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं, जिन्हें जॉन मार दिया होता है और उन दोनों बहनों की बॉडी से खुशबू को निकालकर अपने सेट के 2 बॉटल भर देता है और उन दोनों की बॉडीज को किसी पानी में फेंक देता है। इसके बाद जॉन सीरियल किलर की तरह एक एक लड़की को मारते रहता है और उनके बॉडी से खुशबू निकालकर बॉटलों को भरते रहता है और पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल रहता है। लोग अपने बेटियों को बचाने के लिए घर के बाहर दरवाजे पे ताले लगाते हैं। आखिरकार जॉन अपने सेट के 13 बॉटल में से 12 बॉटल कंप्लीट कर देता है, लेकिन उसे दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाने के लिए 13वीं बॉटल भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो लौरा को मारकर उस बॉटल को भरना चाहता है। और ये सब देख के रिचेस कहता है कि जितने भी लड़कियां मरी हैं वो सब कुंवारी थी और उनके जिस्म पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस खातिर ने कुछ खास वजह से इन सब का कत्ल किया है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर इन्हें इनकी मदद की हामी भरते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन रिचेस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी को लेकर बहुत फिक्रमंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रास शहर को छोड़ने का फैसला करता है। और अगले दिन ही वो अपनी बेटी को लेकर ग्रास शहर से निकल जाता है और शहर से जाती लौरा की खुशबू को जॉन फील करता है और इनका पीछा करता है और इसकी खुशबू सूंघने की एबिलिटी से उन लोगों को ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ वो कुत्ता अपने मालकिन के बाल और कपड़े मिट्टी से निकालता है, जिसे उस कारखाने का मालिक देख लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पर बाकी के लड़कियों के भी बाल कपड़े मिल जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये सारे कत्ल जॉन ने ही किया है। और यहाँ रिचेस अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में ठहरता है। रात को उसके कमरे की चाबी अपने ही पास रख के रिचेस सो जाता है, लेकिन जॉन उस चाबी को ढूंढ लेता है और लौरा के कमरे में जाकर वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह जब रिचेस नींद से उठकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो अपनी बेटी को मरी हुई पाता है और वो देख के रिचेस बिलबिला के रोता है। और यहाँ पर जॉन लौरा के जिस्म की खुशबू से 13वीं बॉटल बनाने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वो सारे बॉटल्स को मिक्स कर देता है, जो वो दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बन चुका है। और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ से कहानी जॉन को 2 दिन के बाद सज़ा देने वाले दिन से शुरू होती है और जॉन की मौत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जैसे ही जॉन को लेने सिपाही आते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम की शीशी का ढक्कन खोल देता है और उस खुशबू की महक से वहाँ के सिपाही जॉन के गुलाम हो जाते हैं। और यहाँ ये लोग जो जॉन की मौत का इंतजार करते रहते हैं और उनके सामने जॉन एक गाड़ी में से राजकुमार की तरह उतरता है और जल्लाद की तरफ आगे बढ़ता है जो उसे मारने वाला है। लेकिन जल्लाद उसको मारने के बजाय उसकी खुशबू से मदहोश होकर उसके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि तुम बेकसूर हो। फिर जॉन अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और उस रुमाल में परफ्यूम के 2-3 खतरे डालकर हवा में लहराता है, जिसकी वजह से वो खुशबू सारे मैदान में फैल जाती है और वहाँ पर आए लोग पूरे मदहोश हो जाते हैं और उसे फरिश्ता और इनोसेंट कह के चिल्लाते रहते हैं। फिर जॉन उस रुमाल को हवा में छोड़ देता है, जो दूर भीड़ में जाके वो रुमाल गिर जाता है। जैसे ही रुमाल उनके हाथों को लगता है वो मदहोश हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और वहाँ का माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है, जिसको वो भुलाकर बड़ा छोटा अमीर गरीब काला गोरा हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करने लगता है और वहाँ की पब्लिक का सारा मूड चेंज हो जाता है और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और ये सब देखकर जॉन को वो फल बेचने वाली लड़की की याद आती है और वो रो लेता है और सोचता है कि काश वो ना मरती। इतने में रिचेस वहाँ पर जॉन को मारने के लिए तलवार लेके आता है, लेकिन जैसे ही उसके पास आता है वो भी उसकी खुशबू से मदहोश होकर बेबस हो जाता है और मजबूरन अपने हाथों से वो तलवार को छोड़ देता है। कुछ देर बाद उस परफ्यूम का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक एक कर सब लोग होश में आ जाते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराए वहाँ से निकल जाते हैं और एक दूसरे से शर्मिंदा हो जाते हैं। और जॉन भी उस खुशबू का असर कम होने से पहले उस शहर से निकल जाता है और उसको अपने गलतियों का एहसास हो जाता है।
फिर जॉन उस फिश मार्केट को जाता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। फिर जॉन अपनी जेब से वो परफ्यूम का बॉटल निकाल कर सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल लेता है, जिसकी खुशबू से आसपास के लोग पूरे उसके दीवाने हो जाते हैं और उसे कोई फरिश्ता तो कोई मसीहा कहते हैं और उसके पास भाग कर आते हैं और उसे नोच नोच के खा लेते हैं। और इस तरह से जॉन का खात्मा हो जाता है। अगले दिन सिर्फ वहाँ पर परफ्यूम की बोतल पड़ी हुई रहती है और उसमें से आखिरी ड्रॉप ज़मीन पर गिरता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।